फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगी और मैंने एक पहले भी वीडियो निकाली है जिसमें मैंने ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको बताया है। आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, बट मैंने वो वर्बली बताई थी। आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि आप ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले एक टॉपिक ले लेते हैं। मैंने टॉपिक लिया है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ये हम एक कैप्शन ले लेते हैं। लेट्स से आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अब आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका लीड टैब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लीड टैब, या हम इसको समरी टैब भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी आप एक्सेल शीट बना रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, सबसे पहले आप एक समरी बनाएंगे कि किस टॉपिक के बारे में या किस कैप्शन के बारे में उसकी समराइज्ड क्या होगा। ठीक है, तो अब उस लीड टैब में क्या होगा? सबसे पहले आपकी फर्म का नाम आएगा। लेट्स से आप किसी एग्जांपल लेते हैं, XYZ & Co LLP आपकी फर्म का नाम हो गया। उसके बाद जिस ईयर का आप ऑडिट कर रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं मार्च 25 का आप ऑडिट कर रहे हैं, तो मार्च 2025 आपका ईयर आ गया, फर्म का नाम आ गया। और लेट्स से ABC कंपनी लिमिटेड का आप पूरा वो वर्क पेपर बना रहे हैं या उसकी PPE का एक कैप्शन, आपको एक ऑडिट मिला है ABC कंपनी का। ठीक है, और 2025 का आप ऑडिट करें। अब आपके मैनेजर ने आपको बोला कि आप जो है PPE की टेस्टिंग कर दो। अच्छा, अब आप टेस्टिंग कर रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन लोगों को गाइड करने के लिए है जो इस तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं बट उनको आइडिया नहीं है कि वो कैसे स्टार्ट करें, क्या करें उस डॉक्यूमेंट में। तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। XYZ आपका है फर्म का नाम, ईयर एंड हो गया 25 और ABC हो गया आपकी कंपनी का नाम। ठीक है, आपने एक्सेल की शीट ली, सबसे फर्स्ट टैब आपको जो बनानी है वो बनानी है लीड टैब की, समरी टैब की। ठीक है, अब इसमें आप कैसे शुरू करेंगे? इसमें अगर हम बात करें PPC होता है, मतलब सबसे पहले आएगा पर्पस। ठीक है, या आप उसको कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद प्रोसीजर्स, ठीक है, या ऑडिट प्रोसीजर्स। और C से आ जाएगा आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो PPC से आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, पर्पस, प्रोसीजर एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये आपका हर एक इन ईच टैब आपको PPC लिखना है। अब कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कि आपने एक टैब में सिर्फ लेजर अटैच किया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसमें मैं मतलब PPC कैसे लिखूं, क्या लिखूं? तो उसमें आप एटलीस्ट ये तीनों तो आप सब में लिखेंगे, मतलब अपनी फर्म का नाम, जिस फर्म के रिप्रेजेंटेटिव है आप या जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आपका है फर्म का नाम, वो आ जाएगा। उसके बाद जिस ईयर का आप ऑडिट कर रहे हैं और ABC जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों तो आपको हर एक टैब में एक्सेल की हर एक जगह लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको अभी एक्सेल की प्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक कैप्शन मिला है। ठीक है, उसकी आपको टेस्टिंग करनी है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, मैंने उसके बारे में आपको आज गाइड कर रही हूँ, बता रही हूँ थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको थोड़ा सा मतलब ये आइडिया दे रही हूँ कि आप कैसे डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कैसे मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लीड टैब बनाया, समरी टैब बनाया, उसमें आपने XYZ कंपनी लिमिटेड को LLP लिखा, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 25 लिखा, ABC कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको हर एक टैब में लिखनी है। एक्सेप्शन जैसे कोई शेड्यूल अटैच कर रहे हो, लेजर कर रहे हो, बट उसमें भी आप ये तीनों हेडिंग तो डालोगे, उसमें आप जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी लिखोगे। लेट्स से आपने लेजर का एक टैब में आप बोलते हो सिर्फ मैम हमने सिर्फ लेजर लगा रखा है, अब इसमें क्या लिखें? इसमें आप कंपनी का फर्म का नाम, ईयर एंडेड और कंपनी का नाम तो लिखोगे, वो तो हर एक टैब में लिखोगे। इसमें आप ऑब्जेक्टिव या जो भी आपका पर्पस है वो तो लिखोगे ही लिखोगे, पर्पस और ऑब्जेक्टिव भी हर एक में आएगा। ठीक है, जो वर्क डन है, ठीक है, लेजर में क्योंकि आपने सिर्फ अटैच किया तो इसमें आप वर्क डन कर लोगे कि हमने या एंगेजमेंट टीम ने, ET टीम या एंगेजमेंट टीम हैज़ ऑब्टेन्ड सो एंड सो लेजर। ठीक है, जो भी लेजर का नाम है। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट द सेम। ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट द सेम, क्योंकि उसमें अभी कुछ कंक्लूजन नहीं आएगा ना, डॉक्यूमेंट द सेम, इसमें कोई कंक्लूजन नहीं होगा। इसमें अभी लेजर की, इसमें सिर्फ आप ये लिखोगे कि डॉक्यूमेंट किया है या उसकी, लेट्स से आपने स्क्रूटनी करी तो आप लिख सकते हो कि उसकी स्क्रूटनी करी मैंने, लेजर की स्क्रूटनी करी, या जो भी उसका है सैनिटाइजेशन किया। तो ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं अगर कोई सिर्फ सिंपल लेजर है तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बेसिक बताया कि आपको हर एक टैब में कंपनी का नाम तो लिखना है, कंपनी का मतलब फर्म का नाम, ईयर का नाम, ठीक है, और आपको कंपनी का नाम, ये तीन चीज़ें तो आपकी हर एक में आएंगी। ठीक है, अब जैसे लेट्स से मैंने लीड टैब बनाई, तो लीड में सबसे पहले मैं लिखूंगी ऑब्जेक्टिव अपना, या आप कह लो पर्पस,
ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन PPC पे चलेगा, ध्यान रखिए, पर्पस, प्रोसीजर्स एंड कंक्लूजन, PPC, पर्पस, प्रोसीजर एंड कंक्लूजन। तो पर्पस क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पर्पस टू डॉक्यूमेंट दी ऑडिट प्रोसीजर्स एंड कंक्लूजन फॉर PPE and to ensure that account balance is not materially misstated। ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्टिव या ये पर्पस कह लो, ये आपको हर एक जो भी आप वर्क पेपर कर रहे हैं, लेट्स से आप कैश एंड बैंक कर रहे हैं या AR का बना रहे हैं, AP का बना रहे हैं पेपर, कोई से भी आप बना रहे हैं, ठीक है, अकाउंट बैलेंस या ट्रांजैक्शंस या उसका डिस्क्लोजर, लेट्स से कुछ लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर्स चेक कर रहा हूँ, जो भी रिलेटेड पार्टी है उसका नोट चेक कर रहा हूँ, डिस्क्लोजर का नोट, तो उसमें मैं क्या लिखूँ, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, टू डॉक्यूमेंट the audit procedures and conclusion for related party and to ensure that transactions या disclosures of related to related party transactions are not materially misstated and are presented appropriately। ठीक है, disclosures में आप लिख सकते हैं कि जो ट्रांजेक्शन या डिस्क्लोजर है, disclosures are in line with the accounting standards। आप ये भी लिख सकते हैं कि जब आप सिर्फ डिस्क्लोजर का कोई पेपर बना रहे हैं, आपने कोई टेस्टिंग नहीं, कुछ और आप कोई सैम्पल टेस्टिंग नहीं कर रहे, कोई इनवॉइस टेस्टिंग नहीं कर रहे, कुछ और नहीं आप कर रहे, कोई असर्शन टेस्टिंग नहीं कर रहे कि आप एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो या कुछ और चेक कर रहे हो, आपने सिर्फ डिस्क्लोजर का जो फाइनेंशियल्स में पीछे नोट गया है, ठीक है, आप उसकी बस प्रेजेंटेशन चेक कर रहे हो, आप उसकी प्रेजेंटेशन चेक कर रहे हो कि वो सही से प्रेजेंटेशन हुई है, उसकी मतलब डिस्क्लोजर सही है, उसका डिस्क्लोजर सही है, तो उसका डिस्क्लोजर जो होगा वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही है। ठीक है, ये देखना है, उसकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो जो भी शेड्यूल 3 के हिसाब से भी अगर कुछ है, जैसे हमारा AR वगैरह में आता है, AP में आता है कि हमारे शेड्यूल 3 के हिसाब से भी देखना पड़ता है, जो हमारे शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो हमारा शेड्यूल 3 होता है उसकी जो स्टेटमेंट की डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें वो देखनी पड़ती हैं, तो हम शेड्यूल 3 भी लिख सकते हैं कि हमने ये इंश्योर करना है कि हमने डॉक्यूमेंट किया जो भी हमारा डिस्क्लोजर है फॉर द PP एंड इंश्योर करना कि जो भी उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है वो आर इन लाइन विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बताया है अभी एक एग्जांपल से, जैसे PP का ले रहे हैं, तो जैसे अभी हम बाकी एरिया अभी हटा देते हैं ये वाला और सिर्फ PP पे आ जाते हैं वापस से। ठीक है, तो लेट्स से आपने लिख दिया कि मेरा पर्पस क्या है इस PP में, टू डॉक्यूमेंट द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड कंक्लूजन फॉर PP एंड टू एंश्योर दैट अकाउंट बैलेंस इज नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिटर का जो ओपिनियन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑडिटर का ओपिनियन डिपेंड करता है, या ऑडिटर का ओपिनियन किस चीज़ पे होता है, दैट हमें ओपिनियन क्या देना होता है बीइंग एन ऑडिटर, दैट FS यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमारा बीइंग एन ऑडिटर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये बताएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपको ये ओपिनियन देने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में लिखना पड़ेगा कि मैंने अकाउंट बैलेंस चेक किया और ये इंश्योर कर रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस ऑडिट प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करना PP से रिलेटेड और इंश्योर करना कि जो PP का अकाउंट बैलेंस है वो मटेरियल मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि प्रोसीजर्स क्या होंगी। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स कह लो, प्रोसीजर्स कह लो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या होंगी, तो प्रोसीजर्स में जैसे आप 1 2 3 डाल के आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ET भी यूज़ करते हैं, मतलब कुछ फॉर्म्स में हम ET यूज़ करते हैं, जैसे एंगेजमेंट टीम कहते हैं इसको, या V यूज़ करते हैं कि वी हैव ऑब्टेन्ड या ET हैज़ ऑब्टेन्ड। लेट्स से आपको PP रजिस्टर मिला सबसे पहले, या आपको शेड्यूल मिल गया कुछ भी, तो आप वो लिख सकते हैं वी हैव ऑब्टेन्ड PP रजिस्टर या शेड्यूल। उसके बाद आप कह सकते हैं कि वी हैव परफॉर्म या ET हैज़ परफॉर्म, ET has performed, ET has performed assertion wise या assertion testing। ठीक है, related to, अब किस किस से रिलेटेड, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा आप कह सकते हैं
कंप्लीटनेस से रिलेटेड मैंने चेक किया, वैल्यूएशन पार्ट मैंने चेक किया, ठीक है, और उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर चेक किया एंड सो ऑन। जो भी आपको लगता है आपने असर्शन टेस्टिंग किया, आप असर्शन टेस्टिंग से रिलेटेड लिखोगे वी हैव परफॉर्म असर्शन टेस्टिंग या असर्शन टेस्टिंग रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। जैसे मेरे एग्जांपल मैंने अभी चार्ट लिया है, तो इसके बाद फिर आप सेकंड पॉइंट में लिखोगे कि मैंने असर्शन टेस्टिंग की। अब फिर आप इसको डिटेल में बताओगे। अब लेट्स से एग्जिस्टेंस के लिए आपने क्या किया कि वी हैव या ईटी हैज़ परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन। लेट्स से आपने एग्जिस्टेंस के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन टेस्टिंग की है, तो आप लिखोगे कि वी हैव परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन टेस्टिंग एंड यहाँ पे आप रेफर टैब दे दोगे। लेट्स से ये टैब 1 है, लीड टैब इस टैब 1, तो उस एग्जिस्टेंस की टेस्टिंग आपने टैब 2 में किया, तो आप लिखोगे रेफर टैब 2 फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो आपको असर्शन वाइज टेस्टिंग लिखनी है कि आपने एग्जिस्टेंस के लिए क्या काम किया, कंप्लीटनेस के लिए क्या काम किया, वैल्यूएशन के लिए क्या काम किया, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए क्या काम किया। साथ साथ आपको टैब रेफरेंस भी देना है कि ये काम आपने कौन कौन सी टैब में जाके पीछे किया है। तो आपकी मेन आ जाएगी लीड टैब, समरी टैब, जिसमें आपका फॉर्म का नाम, ईयर एंडेड कौन सा है जिसके लिए आप ऑडिट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत क्यूआर भी जो भी हमारे क्वालिटी रिव्यू बोर्ड्स होते हैं, पीयर रिव्यू के इंस्पेक्शन होते हैं, उसमें बहुत देखा गया ऑब्जर्वेशन की ईयर गलत लिखा होता है या ईयर पुराना आ रहा होता है वर्क पेपर्स में, ये गलत होता है। मतलब ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप ध्यान से ईयर को, कई बार हम क्या कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं पुराने वर्क पेपर से देख के, बट हम ईयर चेंज करना भूल जाते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, बट ये ब्लंडर है। मतलब मैंने भी कई बार अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि हमारे जूनियर टीम मेंबर्स ये लिखना भूल जाते हैं और इसको अपडेट करना भूल जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से ईयर को चेंज कीजिएगा। उसके बाद कंपनी का नाम आएगा, उसके बाद आएगा पर्पस कि हमने क्या इसका पर्पस क्या है। लेट्स से आप इस टैब का क्या पर्पस बता रहे हैं। जो फर्स्ट टैब है आपका टैब 1 लीड टैब, उसका क्या पर्पस है। उसका पर्पस है कि या उस पूरे वर्क पेपर का क्या पर्पस है। इस पूरे वर्क पेपर का पर्पस है कि डॉक्यूमेंट करना ऑडिट प्रोसीजर्स एंड कंक्लूजन फॉर पीपी एंड टू इंश्योर दैट अकाउंट बैलेंस इज नॉट मटीरियली मिसस्टेटेड। ओके, उसके बाद आपने प्रोसीजर्स लिख दिए कि मुझे सबसे पहले क्या मिला। पहले स्टेप में आप लिखेंगे कि मैंने सबसे पहले क्या ऑब्टेन करा, ठीक है, क्लाइंट ने मुझे क्या बेस डॉक्यूमेंट दिया, क्या लिखेंगे पहले पॉइंट में आप, बेस डॉक्यूमेंट क्या मिला जिस पे आपने टेस्टिंग शुरू करी, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे क्या आपने असर्शन टेस्टिंग करी है, ठीक है, क्या क्या एग्जिस्टेंस के लिए किया, कंप्लीटनेस के लिए किया, वैल्यूएशन के लिए किया, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए किया। और जहाँ जहाँ भी आपने ये काम किया, लेट्स से आपने सब्सिक्वेंट टैब में, टैब 1, टैब 2, टैब 3 में, लेट्स से टैब 2 में आपने एग्जिस्टेंस किया, टैब 3 में कंप्लीटनेस किया, टैब 4 में वैल्यूएशन किया, टैब 5 में आपने P&D किया, और टैब लेट्स से 6 में आपने IP टेस्टिंग किया। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि आपने IP टेस्ट किया। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा क्या डेटा लिया, दूसरा असर्शन वाइज टेस्टिंग, तीसरा IP टेस्टिंग। कई बार हम IP टेस्टिंग की जो होता है वो मिस कर देते हैं। बहुत एक कॉमन मिस्टेक होती है कि IP की टेस्टिंग होती ही नहीं है वर्क पेपर में। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटी कहते हैं इसको, और इसमें हम एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस के लिए, किसके लिए, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस की टेस्टिंग हम इसमें करते हैं। इसे IPE टेस्टिंग कहते हैं। इसका अलग से ऑडिट प्रोसीजर है, इसकी अलग से गाइडेंस होती है कि आपको कैसे IPE टेस्टिंग करनी है। हर एक जो भी आपका कैप्शन उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगी। मतलब इसमें आपको एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस 2 सेशन चेक करने होते हैं, इसे कहते हैं IPE टेस्टिंग। तो आप सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में आएगा कि आपको डेटा क्या मिला, दूसरे बाद आपको असर्शन वाइज, ये सेकंड पॉइंट थोड़ा बड़ा जाएगा, इसमें सारे असर्शंस के आपका आएगा कि आपने कौन कौन से असर्शन कवर करे और आपने इसकी टेस्टिंग कहाँ कहाँ करी, टैब रेफरेंस आएगा। फिर तीसरा आएगा आपका IPE टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं आगे मूव कर रही हूँ उसको रब करके, ठीक है। इसके बाद जब आप ये प्रोसीजर लिखेंगे कि आपने IPE टेस्टिंग करा, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फोर्थ आप लिख सकते हैं कि अरिथमेटिकल टेस्टिंग, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी या जो भी है आपने ये चेक करी है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं कि मैंने अरिथमेटिकल, हमने मतलब ET टीम ने अरिथमेटिकल एक्यूरेसी या टेस्टिंग जो भी है वो करी है, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लिख सकते हैं, जैसे अगर PP की बात करें तो उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि हमने अगर कोई और इंक्वायरीज़ करी हैं कोई मैनेजमेंट से, या कोई और विजिट्स करे हैं प्लांट की, या कोई नया प्लांट आपको मिला, या आपने कोई मिनट्स पढ़े और वहाँ से आपको पता चला कोई नया प्लांट आया था, फिर आपने उसका विजिट किया, तो वो चीज़ें भी यहाँ लिख सकते हैं। या आपको कोई सिग्निफिकेंट मैटर था, ठीक है, या कोई की ऑडिट मैटर था जो आपने पिछली बार रिपोर्ट से पढ़ा हो और वो डिस्कशन किया हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं। या कोई गोइंग कंसर्न का कोई पॉइंट था, लेट्स से आपको ये देखना था कि प्लांट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर लेट्स से आपके एग्जांपल में मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसके 2 प्लांट हैं, ठीक है,
प्लांट 1 एंड प्लांट 2। तो आपको अगर आपने ये देखना है कि दोनों प्लांट ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, मतलब उनसे मतलब जो भी है उनसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो गोइंग कंसर्न मतलब आगे बिजनेस को ध्यान में रखते हुए दोनों प्लांट की रनिंग कैपेसिटी या सही है, वो सही से जनरेट मतलब सही से रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई भी इशू तो नहीं है उनकी रनिंग को लेके, या उनसे रेवेन्यू जनरेट ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आपको इसके बारे में आपको लिखना है कि आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करे, कि आपने कैश फ्लोज देखे या रेवेन्यू प्रोजेक्शंस देखे या कोई भी और कैपेक्स के प्रोजेक्शन या कुछ भी आपने देखा कि ये कुछ चीज़ें आपने करी, या रेवेन्यू का ट्रेंड देखा कि ये कितना कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वही रेवेन्यू प्रोजेक्शंस वगैरह देखे। तो अगर आपने कोई भी प्लांट की कैपेसिटी से रिलेटेड काम किया है तो वो पीपीई में आता है। उसके अलावा कोई आपने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करी, ठीक है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से रिलेटेड पॉइंट पीपीई में आते हैं कि आपने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए क्या किया। जो भी आप मतलब काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, असर्शन वाइज टेस्टिंग हो गया, या गोइंग कंसर्न की, इंक्वायरीज की, सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कशंस की, मैनेजमेंट से कुछ और पूछा कि नहीं, कोई और विजिट करी कि नहीं, ठीक है, और कोई और थर्ड पार्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट ली। जनरली हम ये देखते हैं कि जो हमारी रियल एस्टेट की कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो उसमें हम जो लैंड्स होता है उनका वैल्यूएशन के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट्स भी रेफर करते हैं कि जो हमारी लैंड आ रही है बुक्स में उनकी कितनी वैल्यू थी, फिर हमने उसको कंपेयर किया कि हमारी बुक वैल्यू कितनी थी, और वो इम्पेयरमेंट की उसमें आ जाता है पूरा, वो सारा हमें लिखना पड़ता है। तो इसके लिए जब आप पीछे टैब रेफरेंस करेंगे कि मैंने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए क्या क्या किया, उसमें आपको ये सब डालना पड़ेगा कि मैंने वैल्यूएशन रिपोर्ट्स ली एक्सपर्ट्स की, ठीक है, उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी वैल्यू देखी क्या थी लैंड की, और बुक की वैल्यू क्या थी, कोई इम्पेयरमेंट करने की ज़रूरत तो नहीं थी, ठीक है। उसके अलावा कोई और कोई कई बार ये देखा गया है कि कोई केसेस चल रहे हो कोई उससे रिलेटेड, तो आप वो भी लिखोगे कि मैंने कोई कंटीजेंट केस थे, अगर कोई ईटी टीम ने, एंगेजमेंट टीम ने वो देखा और असेस किया कि कोई भी लैंड से रिलेटेड केस थे। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ रियल एस्टेट का, इसलिए मैं उसको बता रही हूँ कि एक इंडस्ट्री के हिसाब से फिर आपको देखना है कि आपने कोई और टेस्टिंग प्रोसीजर तो नहीं करे। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि इंडस्ट्री मेरी रियल एस्टेट है, तो मुझे वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स की टेस्टिंग लिखनी पड़ेगी और फिर अपनी बुक वैल्यू से कंपेयर किया, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। या कोई कंटीजेंट मैटर चल रहा है उस लैंड की एक्विजिशन से रिलेटेड या लैंड की पोजीशन से रिलेटेड, तो आपने वो टेस्टिंग कैसे करी, या आपने कारों की टेस्टिंग कैसे करी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसमें इन्हीं पॉइंट्स में ये भी लिख सकते हैं कि कारों से रिलेटेड आपने टेस्टिंग क्या करी, तो आपका 8 पॉइंट बन जाएगा कारों से रिलेटेड, कि कारों से रिलेटेड आपने क्या टेस्टिंग करी है, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और जो भी आप पॉइंट्स लीड टैब में लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया कि आपने क्या डेटा बेस डेटा जैसे लिया, उसके बाद आपने असर्शन सारे टेस्टिंग करे, ठीक है, उसके बाद आपने कारों लिख सकते हो, ठीक है, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो गई आपकी, ठीक है, उसके बाद आप गोइंग कंसर्न की टेस्टिंग लिख सकते हो, प्लांट्स की जो मैंने अभी एग्जांपल ली, प्लांट 1 प्लांट 2, ठीक है। उसके बाद आप अपना मैथमेटिकल एक्यूरेसी या जो भी आपने बोला कि अर्थमेटिकल टेस्टिंग के बारे में लिख सकते हो कि हमने वो एक्यूरेसी देख ली है, सब कुछ सही है, मतलब करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा आप आईपी टेस्टिंग लिखोगे, ठीक है। उसके अलावा आप वही फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह इसमें आ जाएगा सेशन टेस्टिंग में वैल्यूएशन में, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कोई इंक्वायरीज़ आप लिख रहे हो, इंक्वायरीज़ कर रहे हो मैनेजमेंट से, या सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करें वो आ जाएंगे, या कैम वगैरह के ऊपर कोई डिस्कशन है, पिछले सालों से कैम रिपोर्टिंग हो रही है तो उनके कोई पॉइंट्स आपने डिस्कशन किए जो भी ऑडिट में करा, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और फिर अगर कोई और इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉइंट है जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से एक मैंने मेडिकल इंडस्ट्री करी थी, तो वहाँ पे ये होता था कि जो एफए होते थे वो इन्वेंट्री में भी कन्वर्ट हो जाते थे, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो हमें वो टेस्टिंग भी करनी पड़ती है कि किस किस केस में फिक्स एसेट्स जो है या जो भी हमारा है वो कन्वर्ट हो गया इन्वेंट्री में, और अब वो इन्वेंट्री की कैटेगरी में कैसे आ गया, या उसके ऊपर क्या क्या कंडीशंस थे, या क्या आपने ऑडिट प्रोसीजर चेक करा, क्या वो सही था नहीं था, क्या मैनेजमेंट ऐसा कर सकती है नहीं कर सकती, क्या पॉलिसी ऐसा अलाउड करती है कि नहीं करती। उसके अलावा आप अकाउंटिंग पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का भी आप लिखेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसी आपने टेस्ट करा उसके बारे में। जैसे हम देखते हैं कि आपने डेप्रिसिएशन की मेथड देखे कि क्या है मेथड फॉलो हुआ है, यूज़फुल लाइफ के बारे में आपने देखा, वो सारे पॉइंट्स आपको लीड टैब में लिखने पड़ेंगे कि आपने सारा का सारा जो भी पीपी से रिलेटेड काम किया है, चाहे वो असर्शन टेस्टिंग हो, कारों की हो, इम्पेयरमेंट की हो, गोइंग कंसर्न की हो, इंक्वायरीज हो, आईपी टेस्टिंग हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई और आपको मिलती है टेस्टिंग हो, कोई वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के बेस पे आपने टेस्टिंग करी हो, या कोई यूज़ करा हो, कोई थर्ड पार्टी एविडेंस यूज़ किया हो, कोई और आपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हो, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी की चेकिंग करी हो, वो सारा का सारा आपको इस लीड टैब में लिखना पड़ेगा।
ठीक है, कारो रिलेटेड टेस्टिंग, ये सारा का सारा आपको लीड टैब में लिखना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ भी आपने काम किया है, लेट्स से आपने एग्जिस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन की टैब 2 में टेस्टिंग करी, तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लीड टैब में लिखेंगे मैंने ये काम किया, रेफर टैब दिस फॉर दिस टेस्टिंग, रेफर टैब दिस, लेट्स से कारो की आपने टैब 6 में टेस्टिंग करी, तो आप लिखोगे रेफर टैब 6 फॉर कारो टेस्टिंग। उसमें सारे कारो के पॉइंट्स आ जाएंगे, क्या एप्लीकेबल है, क्या आपने काम किया और क्या एविडेंस आपने कलेक्ट करो, क्या कंक्लूजन रहा, उस टैब में आ जाएगा। इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग लेट्स से आपने टैब 7 में करी, तो आप लिखोगे रेफर टैब 7 फॉर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा कि इम्पेयरमेंट के क्या इंडिकेटर्स थे, आपने क्या चेक करा, क्या मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन था, क्या कंक्लूजन रहा। ऐसे गोइंग कंसर्न की टेस्टिंग के लिए आप लिखोगे कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे, क्या गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड कहता है, आपका क्या मतलब मैनेजमेंट का क्या इवैल्यूएशन है, आपका क्या इवैल्यूएशन, आपका क्या कंक्लूजन है। सारे के सारे जो भी आपने टेस्टिंग करी, आप टैब जो आगे की हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे वो रेफर करेंगे कि मैंने इस टैब में ये काम किया है अलॉन्ग विद कंक्लूजन, ठीक है। और जो लीड टैब है, जैसे लीड टैब हो गई मेरी पूरी, मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए, ये 10-15 जो भी मेरे पॉइंट्स है, जो भी मैंने मेन ऑडिट का काम किया वो मैंने यहाँ लिख दिया लीड टैब में, ठीक है। तो मैंने अब तक अपना पर्पस लिख दिया और प्रोसीजर्स लिख दिया। अब आता है कंक्लूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है गाइस, क्योंकि कंक्लूजन के बिना कोई भी टैब या कोई भी वर्क पेपर इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि कंक्लूजन एक ऐसी चीज़ है जो हमारा ऑडिट ओपिनियन का बेस बनाता है। लेट्स से मैंने पीपी की टेस्टिंग करी और मुझे कोई भी मतलब ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिससे मेरा नंबर मटेरियली मिस्टेक हो रहा है या अकाउंट बैलेंस जो है पीपी का मटेरियल मिस्टेक हो रहा है, तो मैं लिखूंगी नोटेड नो एक्सेप्शन। क्या लिखूंगी? नोटेड नो एक्सेप्शन। मेरे को ये हर एक टैब में जहाँ भी मैंने अपना पर्पस लिखा है, अपना वर्क डन लिखा है, मुझे कंक्लूजन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से हाँ कोई एक दो, जैसे मैंने भी एग्जांपल बताया था कि लेजर आप अटैच कर रहे हो, वहाँ पे कोई आप कंक्लूजन नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ एक बेस डॉक्यूमेंट है। जहाँ भी सिर्फ कोई बेस डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया है जिसपे अभी आपने ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं किया, अब आप करोगे, ठीक है, उस केस में आप कंक्लूजन नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें क्या कंक्लूजन लिखोगे? इसमें तो सिर्फ आप ये लिखोगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इसको डॉक्यूमेंट कर लिया और मेरा वर्क डन। इसमें लिख सकते हो कि मैंने इसकी स्क्रूटनी करी, इसको मैंने कैसे कैसे यूज़ किया, इसकी मैंने सैनिटी चेक किया, ब्ला ब्ला ब्ला, या मैंने इसके ऊपर सैम्पलिंग लगाई, वो आप वर्क डन में लिख सकते हैं। लेजर के अगर किसी टैब में सिर्फ लेजर लगा रहे हैं, वहाँ आप ये वर्क डन में लिख सकते हैं कि मैंने लेजर बैलेंस लिया इसको मैप किया, कंप्लीटनेस चेक करा, इसकी ग्रुपिंग से चेक किया, उसके बाद मैंने इसकी सैनिटाइजेशन किया, इसकी स्क्रूटनी करी, उसके बाद मैंने इसमें से सैंपल निकाले, बस इतना। इसमें कंक्लूजन का ऐसा कुछ खास नहीं आएगा। कंक्लूजन वहाँ आएगा जहाँ आपने कोई पूरा ओवरऑल काम किया हो, ऑडिट प्रोसीजर्स किया हो, बहुत डिटेल में टेस्टिंग करी हो, कोई अपने स्टैंडर्ड्स का यूज़ करा हो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लगा के कोई टेस्टिंग करी हो, या मैनेजमेंट से कोई इंक्वायरी करी हो, या कोई सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कशन हो, उसके बाद आपका क्या इवैल्यूएशन रहा। लेजर की स्क्रूटनी का जो टेस्टिंग है वो तो आप जो आगे की टैब्स है उसमें आपने किया होगा कि हाँ मैंने इसके बाद सैंपल्स निकाले, तो जो सैंपल्स की टेस्टिंग करी उस टैब में आपकी कंक्लूजन आएगी कि मैंने जब सैंपल टेस्ट करे तो नोटेड नो एक्सेप्शन मिला, या कोई भी वेरिएशन मिला बट मटेरियल नहीं था, या वो एडजस्ट हो गया, तो आप फिर वहाँ लिखोगे कि कोई भी अगर मुझे कोई भी मतलब एडजस्टमेंट मिला, या कोई भी नंबर मिला जिसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड थी, या करेक्टेड कोई मिस्टेटमेंट मिली तो वो करेक्ट हो गई, नहीं हो गई, या कोई नंबर मिला जो मटेरियलिटी से ऊपर था तो वो उसका क्या इम्पैक्ट रहा, क्या कंक्लूजन रहा। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए मतलब आपको वहाँ बेसिकली कंक्लूजन लिखना है जहाँ आपने कोई ऑडिट टेस्टिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं, जस्ट टू चेक कि वो नंबर मटेरियल मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक आइडिया दिया है एक कैप्शन लेके पीपीई का, ठीक है। तो समरी अगर मैं करूँ इन सब की, तो समरी में मैं बस यही बोलूँगी आपको, आप कोई भी कैप्शन कर रहे हैं, चेक कैश एंड बैंक बैलेंस कर रहे हैं, या आप पीपीई कर रहे हैं, एआरएपी कर रहे हैं, कोई भी हेड आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट और पीएनएल का, या डिस्क्लोजर्स का भी चेकिंग कर रहे हैं, आपको उसकी हर एक टैब में, जो भी एक्सेल है उसकी हर एक टैब में आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि आपका क्या ये पर्पस था, क्या प्रोसीजर्स था एंड क्या कंक्लूजन था, ठीक है। क्या होगा? पर्पस, प्रोसीजर्स मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स एंड कंक्लूजन, ठीक है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा हर एक टैब में, ठीक है। एक्सेप्शन मैंने आपको बताया कि जहाँ आपने ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं किया और सिर्फ डॉक्यूमेंट अटैच किया, वहाँ आप कंक्लूजन स्किप कर सकते हैं, बट वहाँ आप पर्पस जरूर लिखेंगे कि क्या पर्पस था उस टैब का, उस पेपर को लगाने का, और क्या आपने ऑडिट प्रोसीजर्स किया। तो और ये जो 3 चीज़ें हैं कि आप किस फॉर्म मतलब आपकी फॉर्म का नाम, किस ईयर का ऑडिट कर रहे हैं, या आप कौन सी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, ये तीनों तो हर एक उसमें आएगा। इन तीनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो लेजर लगा रहे हो, चाहे कोई भी बेस डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, आपको स्टार्टिंग की हेडिंग भी ये तीनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि क्या फर्म का नाम है, क्या ईयर एंडेड है, और कौन सी कंपनी का नाम है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मतलब मैंने आपको एक गाइडेंस दी है
ठीक है। आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कोई भी क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं और भी अगर आप चाहते हैं किसी और कैप्शन का स्पेसिफिकली, जैसे कैश इन बैंक का या किसी भी चीज़ का, तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंटेशन बता सकती हूँ। एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, बट इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा कि एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन वही होता है जो कंक्लूजन पे मतलब दिखा रहा हो, जो प्रॉपरली ऑडिट प्रोसीजर्स अच्छे से दिखा रहा हो और उसका पर्पस भी हो। तो ये PPC तो ज़रूर होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि कुछ कई बार हम ये सोचते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें अटैच करने हैं कि नहीं, जैसे कोई PDF फाइल है, कुछ है, वो फिर आपकी वो कॉल है कि आप एम्बेड भी कर सकते हो उसमें डॉक्यूमेंट, या एम्बेड नहीं कर सकते तो आप उसको अलग से अपनी ऑडिट फाइल में अटैच कर सकते हो। बट प्लीज़ हाँ, इसको स्किप मत करना। कोई भी जैसे लेट्स से आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, उसकी कोई रिपोर्ट है, आप वो उस पेपर में भी लगा सकते हो, इस एक्सेल शीट में भी लगा सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि वो हैवी ना हो जाए डॉक्यूमेंट। और अगर आपने कोई फाइल में, ऑडिट फाइल में लगाया वो PDF का फाइल, तो आप उस जगह रेफर करो कि मैंने ये ऑडिट टीम ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया और हमारे को जो फाइनल रिपोर्ट मिली है, मैनेजमेंट से रिपोर्ट करी, उसके बेस पे हमने अपना देखा, और जो भी था उसका जो भी पेपर है, वर्क पेपर है, रेफर सो एंड सो वर्क पेपर नंबर, जो भी आपका वर्क पेपर नंबर है फाइल में, आपको वो रेफर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे कैश इन बैंक में आपको बैंक बैलेंस कॉन्फर्मेशन मिले या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में आपको कॉन्फर्मेशन मिले, तो वो आप पेपर के अंदर भी अटैच कर सकते हैं, या आप अलग से भी ऑडिट फाइल में अटैच कर सकते हैं। जहां भी कहीं भी अटैच कर सकते हैं, बट अगर ऑडिट फाइल में अटैच कर रहे हैं तो आपको वर्क पेपर के अंदर वर्क पेपर, उस ऑडिट फाइल में क्या नंबर था, वर्क पेपर रेफरेंस नंबर या वर्क पेपर का जो भी नंबर है उस ऑडिट फाइल में जहां भी आप लगा रहे हो उसका कोई नंबर होगा, वो आपको अपने वर्क पेपर में लिखना पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ जो आपको हर जगह मेंशन करनी होगी, खासकर जहाँ पे आपने सैम्पल टेस्टिंग करी है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और दे देती हूँ कि जहाँ आपने सैम्पल टेस्टिंग करी होती है, ठीक है, सैम्पल्स चेक करिए, सैम्पल्स टेस्टिंग करी है, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको मटेरियलिटी भी लिखनी है। ठीक है, मतलब ओवरऑल मटेरियलिटी कहते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहते हैं, मतलब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एंड CTT, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, या आप इसको सैड भी कहते हैं कई जगह। तो ये तीनों आपको, जो आप सैम्पल टेस्टिंग कर रहे हैं या कोई भी ऐसा नंबर टेस्टिंग कर रहे हैं, बेसिकली जहाँ आपने कोई नंबर की टेस्टिंग करी है, वहाँ पे आप अपनी मटेरियलिटी का नंबर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसके बेस पे ये डिसाइड होता है कि कोई भी अगर आपको सैम्पल्स में डेविएशन मिला, तो जब आप कंक्लूड कर रहे हैं कि मेरा जो भी था वो इमटेरियल डिफरेंस मिले या इतना नहीं था जो मेरे मटेरियलिटी से ऊपर चला गया, तो जो भी रिव्यू कर रहा है या जो भी आपका इंस्पेक्ट भी कर रहा है, अगर कोई फाइल इंस्पेक्शन में भी है, तो वो एक आइडिया लगा लेगा कि इनका मटेरियलिटी कितना था। और हाँ ठीक है, इसकी टेस्टिंग में लेट्स से 1000 रुपये का कोई एक छोटा सा जो है एडजस्टमेंट निकला था, जो एज़ पर ऑडिटर, मतलब जो नंबर था, लेट्स से आपने कोई इनवॉइस चेक करा और उस इनवॉइस की वैल्यू क्लाइंट ने 800 कर रखी है, जबकि आपके हिसाब से 1000 आ रही है, तो जो 200 रुपये का एडजस्टमेंट है वो ऑडिटर ने निकाला, बट ये मटीरियलिटी से ऊपर नहीं है, हमारा इतना मटीरियल CTT से भी नीचे है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि बिलो CTT, या आप ये लिख सकते हो बिलो CTT हैंस इग्नोर्ड। क्या लिख सकते हो, बिलो CTT हैंस इग्नोर। ये CTT से बिलो एडजस्टमेंट इसलिए इग्नोर की गई है, या अगर ये भी नहीं लिखना हैंस इग्नोर, सिंस इट इज़ बिलो आवर CTT या एंगेजमेंट टीम CTT, ठीक है, हैंस वी हैव नॉट परफॉर्म द फर्दर टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड वी इधर मैनेजमेंट या तो इसको एडजस्ट कर लेगी 200 रुपये की, तो आप लिख सकते हैं कि इट हैज़ बिन एडजस्टेड बाय द मैनेजमेंट, और नहीं भी हुआ तो इट्स बिलो आवर CTT, हैंस वी हैव नॉट परफॉर्म फर्दर टेस्टिंग प्रोसीजर्स, ऐसा करके भी आप लिख सकते हो ऑन दिस नंबर, सिंस इट इज़ नॉट मटीरियल, क्योंकि हमारा ऑडिट कंसेप्ट या जो भी फाइनेंशियल्स भी बनते हैं वो भी मटीरियलिटी को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। तो आप उसके हिसाब से मटीरियलिटी ज़रूर लिखिए अपने पेपर में, जहाँ भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो सैम्पल्स की कर रहे हैं या कोई भी आपको नंबर टेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ आप अपना मटीरियलिटी का नंबर ज़रूर लिखिए। ठीक है, ये सारा बेसिक IP टेस्टिंग ज़रूर कीजिए। PPC का कंसेप्ट आप ध्यान रखिए, पर्पस, ठीक है, क्या है PPC, मैंने क्या बताया, मैं रिपीट कर देती हूँ। PPC का कंसेप्ट है पर्पस, ठीक है, प्रोसीजर्स एंड कंक्लूजन। ये तीनों चीज़ें आपके ज़रूर होनी चाहिए, और ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, आपकी फर्म का नाम, ईयर, और जो भी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं उसका नाम। ठीक है, होप दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे और पूछ सकते हैं, या कोई भी आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे या कैप्शन पे कोई वीडियो बनाऊं या आपको गाइड करूं कि कैसे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, कोई और भी टॉपिक है जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की, या कोई और डिस्क्लोजर रिलेटेड आप चाहते हैं कि डिस्क्लोजर की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो उसका कोई पेपर कैसे बना सकते हैं, तो वो बता दो, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी, गाइड कर दूंगी। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल, ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आप तक लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग मी।